नमस्कार नेपाली मित्रों, ईरान और इजराइल के बीच में वार शुरू हो गई। इससे नेपाल पर क्या असर होंगे? दूसरा, नेपाल किसके पक्ष में खड़ा है, ईरान के पक्ष में या इजराइल के पक्ष में? इन्हीं सभी बातों पर बात होगी। देखिए, ईरान ने लगभग 200 मिसाइलें लॉन्च कर दी इजराइल के ऊपर, जिससे क्या हुआ, इजराइल को काफ़ी नुकसान हुआ। यानी अब तक ईरान और इजराइल प्रॉक्सी वार लड़ रहे थे, लेकिन अब आमने सामने की वार शुरू हो गई है। इस वार से दुनिया को, भारत को, नेपाल को क्या असर होंगे, पहले ये जान लीजिए और फिर बताते हैं ईरान और इजराइल में कौन ज़्यादा ताकतवर है। आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इसमें ईरान की सैनिक ताकत और इजराइल की सैनिक ताकत आपको दिखाई दे रही होगी। कहने का मतलब है ईरान बड़ा देश जरूर है, लेकिन वो इजराइल से कमज़ोर है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास एटम बम आ चुके हैं या ईरान ने एटम बम, परमाणु बम बना लिया। हालांकि ईरान इनका टेस्ट नहीं कर सकता। अगर ईरान के ऊपर ज़्यादा मुसीबत आई तो जाके कहीं ईरान एटम बम विस्फोट कर दे, ऐसा हो सकता है। रूस की सहायता से ईरान ने लगभग एटम बम बना लिया होगा अब तक, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान जो है वो एटम बम का टेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि और भी देश जो ईरान के समर्थन में खड़े हैं वो भी ईरान से नाराज हो जाएंगे। और जो सुन्नी मुस्लिम देश हैं वो ईरान के ऊपर बुरी तरीके से नाराज हो जाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि ईरान जो है वो शिया मुल्क है और अरब देशों में जितनी भी कंट्रियां हैं ईरान को छोड़ के सभी जो देश हैं वो सुन्नी मुस्लिम है। पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, भारत नेपाल में सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, हालांकि थोड़ा थोड़ा शिया मुस्लिम भी रहते हैं। शिया और सुन्नियों की लड़ाई 1500 साल पुरानी है। इसी कारण आपने देखा होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच वार या टकराव चल रहा है तो मुस्लिम देश ईरान का समर्थन नहीं कर रहे हैं। कारण ये सभी मुस्लिम देश सुन्नी मुस्लिम है, जिस कारण शिया देश ईरान का समर्थन ये लोग नहीं कर रहे हैं। अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो सबसे ज़्यादा खतरा होगा इजराइल को, सऊदी अरब को या सुन्नी देशों को, क्योंकि शिया और सुन्नी की वार 1500 साल पुरानी है। ये हमेशा आपस में लड़ते ही रहते हैं। देखिए, सही से कहा जाए तो इजराइल जो है वो अमेरिका का एक सैन्य अड्डा है। मैं इजराइल को कोई देश नहीं मानता, हालांकि मैं इजराइल का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इजराइल को अमेरिका का एक सैन्य अड्डा मानता हूं, जो कि पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका या ब्रिटेन ने एक देश बनाया है जिसे इजराइल कहते हैं। हालांकि इजराइल अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सभी मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। यदि इजराइल लड़ेगा नहीं तो समाप्त हो जाएगा, इसलिए इजराइल को लड़ना ही होगा। ऐसे ही आने वाले समय में भारत और नेपाल में होने वाला है। आने वाले 30, 40, 50 साल में यदि भारत और नेपाल के हिंदू लड़े नहीं तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। 2050-60 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की बात हो चुकी है और इस्लाम की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यानी फ्यूचर में कन्फर्म लगता है कि भारत एक इस्लामिक देश बन सकता है, और भारत इस्लामिक देश बनेगा तो नेपाल को तो वैसे ही खा जाएगा। तब नेपाल को बचाने वाला कोई नहीं। अब ये मत कहना कि चीन बचाएगा। चीन के बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं इस्लामिक देशों से। चीन कभी भी नेपाल के बचाव में नहीं आएगा। देखिए, इस दुनिया को सबसे ज़्यादा खतरा अगर किसी से है वो है इस्लाम से, क्योंकि इस्लाम 54 देशों को खा गया। अब बारी है भारत की, उसके बाद नेपाल की, भूटान की, इनको भी इस्लाम खा जाएगा। यानी ये देश भी आने वाले समय में इस्लामिक देश बन जाएंगे। अभी नहीं बनेंगे, 40 साल लगेगा, 50 साल लगेगा। यानी इस दुनिया को सबसे बड़ा जो खतरा है वो इस्लाम से है, क्योंकि इस्लाम में धर्मनिरपेक्षता नहीं होती। वहाँ पे एक ही आदमी शासन करने की बात करता है, जिससे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग आपस में लड़ते रहते हैं। जैसे ही भारत में इस्लाम के मानने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, वैसे ही
जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, फिर उन्हें अपनी इज्जत बचाना, अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा और वो डर के मारे इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान में हुआ, 15% हिंदू से 1% हिंदू रह गए। जैसे बांग्लादेश में हुआ, 30% हिंदू से मात्र 6.5% हिंदू रह गए। यही होगा भारत में, उसके बाद नेपाल में भी। यानी इस दुनिया में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है इस्लाम। नेपाल कहता है कि भारत हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। भारत कहता है कि चीन हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत के अस्तित्व के लिए खतरा है इस्लाम, नेपाल के अस्तित्व के लिए खतरा है इस्लाम। अगर इजराइल, अमेरिका यदि मिडिल ईस्ट से हट जाए तो इस्लाम के मानने वाला जो लोग हैं ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और इनका सीधा अगला निशाना होगा भारत। और भारत के बाद भूटान, नेपाल तो है ही है। तो एक प्रकार से अच्छा है कि मिडिल ईस्ट में वार होती रही। ये भारत या नेपाल जैसे देशों के लिए फायदेमंद है। लेकिन ध्यान में रखिए, भारत और नेपाल के बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट यानी अरब देशों में काम करते हैं, तो उससे कुछ फर्क जरूर होगा। हालांकि ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जो ईरान और इजराइल की वार होगी वो होगी फाइटर प्लेनों से और मिसाइलों से। और जिस रास्ते से अरब देशों में भारत और नेपाल के लोग जाते हैं उस रास्ते पे वार बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा भारतीय कामदार और नेपाली वर्करों को विदेश जाने के लिए। समुद्र में लड़ाई होगी तो पर्शियन गल्फ में होगी, स्ट्रेट ऑफ हरमुज में होगी, तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा नेपाली कामदार और भारतीय कामदारों को अरब देशों में जाने के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हरमुज में आ जाता है तो दुनिया का कुछ % व्यापार बंद हो सकता है। हालांकि इसका अल्टरनेट है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी से भी सामान जा सकता है, थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म है तेल तो महंगा होगा ही होगा, क्योंकि जो तेल आता है वो ज़्यादा करके स्ट्रेट ऑफ हरमुज से ही आता है। भारत नेपाल में तेल महंगा हो जाएगा। अब नेपाल किसके पक्ष में खड़ा है? नेपाल में जो कम्युनिस्ट सोच के लोग हैं वो ईरान के पक्ष में खड़ी हैं। देखिए, नेपाल की अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। चीन जिस देश का समर्थन करेगा नेपाल के लोग उसी देश का समर्थन करेंगे। हमने कहा नेपाल की अपनी कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। जिस देश का समर्थन चीन करेगा उसी देश का समर्थन नेपाली लोग करेंगे। तो चीन ईरान का समर्थन मौन तरीके से कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम्युनिस्ट नेपाली दिखाई देंगे, वो ईरान का ही समर्थन कर रहे हैं। लेकिन नेपाल के बहुत सारे लोग इजराइल में भी काम करते हैं। इजराइल को सबसे पहले मान्यता देने वाला देश ब्रिटेन और नेपाल ही था। तो बहुत सारे नेपाली लोग, मतलब 20% 25% नेपाली लोग इजराइल को भी समर्थन कर रहे हैं। फाइनली लास्ट में क्या होगा? लास्ट में यही होगा कि नेपाल के पहाड़ी समुदाय की 70% जनता ईरान को समर्थन करेगी। आप सोशल मीडिया पढ़ सकते हैं, नेपाल की पहाड़ी समुदाय की 70% जनता ईरान को समर्थन कर रही है। देखिए, हमने बताया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है इस्लाम। वो भारत और नेपाल के लिए सबसे ज़्यादा है। ईसाईयत भी है, लेकिन ईसाईयत दूसरे नंबर पर है। मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल ताकतवर रहेगा तो उससे क्या होगा कि इस्लाम धर्म इतनी तेज़ी से नहीं फैलेगा। और भारत को इस्लामिक देश बनाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ज़्यादा फंड नहीं होगा। लेकिन इजराइल कमज़ोर पड़ जाता है तो ये सारे मुस्लिम देश इजराइल को खा जाएंगे। उसका बाद नंबर भारत का, और भारत के बाद नंबर नेपाल और भूटान का। भारत इस मुद्दे पे स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर रहा है। अगर भारत को वोटिंग करनी पड़ेगी तो भारत उस वोटिंग में नहीं जाता है, और कभी ज़्यादा इमरजेंसी पड़ती है तो भारत इजराइल के विरोध में वोटिंग करता है। ध्यान में रखिए, इजराइल के दुश्मन फिलिस्तीन के समर्थन में भारत वोटिंग करता है। इजराइल के पक्ष में भारत कभी भी वोटिंग नहीं करता। नेपाल का पुराना इतिहास देखेंगे तो नेपाल ने इजराइल के पक्ष में वोटिंग की है। नेपाल में कुछ मीडिया ऐसी हैं जो खुलकर ईरान का समर्थन कर रही है। नेपाल को यहाँ पे स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहिए। देखिए, इजराइल ईरान वार अगर पूरी वार भी होती है तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी।
या तो इजराइल एटम बम डाल देगा ईरान के ऊपर, या ईरान इजराइल के ऊपर एटम बम डाल देगा। अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर एटम बम डाला तो नाटो ईरान को समाप्त कर देंगे। ज़्यादा चांस क्या है कि इजराइल जो है वो हवाई हमले करेगा ईरान के ऊपर, जिससे ईरान की काफ़ी ताकत नष्ट हो जाएगी और ईरान फिर चुप हो जाएगा। संभावना इस चीज़ की ज़्यादा है, लेकिन ईरान के पास भी खतरनाक हथियार मौजूद हैं, वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, ये भी तो बात है। बाकी अरब में यदि वार छिड़ती है तो नेपाल भारत के वर्करों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जिस क्षेत्र में वार होगी उस क्षेत्र से एरोप्लेन नहीं जाते हैं। उनका लड़ाई का रूट दूसरा है। तेल आदि सामान कुछ महंगा हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।